हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अभिनव क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमारी क्लासें चल रही हैं वो पूरी समझ में आ रही होंगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2-3 टॉपिकों की बात करेंगे जिनसे लगभग किसी न किसी एक टॉपिक से प्रश्न हमें एग्जाम में पूछते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, तो इनमें बगैर देर के स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? अम्लीय वर्षा, जिसे हम बोलते हैं एसिडिक रेन। ठीक है, काफी सारे दो, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से लगभग हर बार कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। देखो दोस्तों, अम्लीय वर्षा क्या होती है? इसे ही बोलते हैं तेजाब वाली वर्षा। इसे बोलते हैं तेजाब वाली वर्षा। इसे ही बोलते हैं पत्थरों का कुष्ठ रोग। इसे ही बोलते हैं पत्थरों का कुष्ठ रोग। इसकी खोज की थी रॉबर्ट अगस्त स्मिथ ने। इसकी खोज की रॉबर्ट अगस्त स्मिथ ने इसकी खोज की थी। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? रॉबर्ट अगस्त स्मिथ ने अम्लीय वर्षा की खोज की। क्या होती है अम्लीय वर्षा? यदि बरसात के पानी के साथ अम्ल पाया जाए तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या बताओगे आप? देखो, जब हमारे बरसात आती है, पहली बरसात आती है, तो हमारे घर वाले हमें कहते हैं ना कि आपको बरसात में नहाना नहीं है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट की जो पूरी गंदगी होती है वो गंदगी बरसात के पानी के साथ कहाँ आती है? जमीन पे आती है। और यदि उस गंदगी में अम्ल भी हो तो वो बरसात क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा कहलाएगी। इसी अम्लीय वर्षा को हम बोलते हैं तेजाब की वर्षा, पत्थरों का कुष्ठ रोग बोलते हैं। और इसका जो पीएच मान होता है वो पीएच मान होता है 5.6 से कम। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, अब देखो ये अम्लीय वर्षा होती क्यों है? आपको पता है वर्तमान समय में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे, यहां से थोड़ा सा इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं। अपनी पृथ्वी पे जो कल कारखाने हैं, वाहन है, धुआं है, धूल है, ये सारे कहां जाते हैं? ये जाते हैं वायुमंडल में। ये सारे कहां जाते हैं? ये ऊपर है वायुमंडल। ये वायुमंडल में जाते हैं। अब आपको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, कार्बन, जलवाष्प, धुआं, ये सभी वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब क्या होगा कि जब ये ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां पे क्या होता है? 2 प्रकार के ऑक्साइड मुख्यतया बनते हैं। एक बनता है SO2 और एक बनता है NO2। एक तो क्या बनता है? SO2 और एक बनता है NO2। SO2 को बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड। और एक बनता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे पोल्यूशन में जो सल्फर वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में जाके ऑक्सीजन से क्रिया करके 2 प्रमुख यौगिक बनाते हैं। एक बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये SO2 और NO2
ये क्रिया करते हैं जलवाष्प से। किससे क्रिया करेंगे? जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब होता है H2O, और एक तो क्या बन जाएगा? H2SO4। एक तो क्या बन जाएगा? H2SO4, और इससे बन जाएगा HNO3। HNO3 आप जानते हो होता है नाइट्रिक अम्ल, और SO2 होता है, ये H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब क्या होगा दोस्तों, ये दोनों अम्ल बरसात के पानी के द्वारा, किसके द्वारा? बरसात के पानी के द्वारा कहां पर आएंगे? जब ये अम्ल बरसात के रूप में वापस कहां आएंगे? जमीन पर आएंगे। तो इसी बरसात को हम क्या बोल देंगे? अम्लीय वर्षा। इसी बरसात को हम क्या बोल देंगे? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, देखो दूसरे तरीके से इसको हम समझते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये करते हैं जलवाष्प से क्रिया। किससे क्रिया करते हैं? जलवाष्प से क्रिया, और एक तो बन जाता है H2SO4 और एक बन जाता है HNO3। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसी को बोलते हैं गंधक का तेजाब, और इसे ही बोला जाता है रसायनों का राजा। अम्लीय वर्षा का जो ये H2SO4 होता है, ये होता है लगभग 60 से 70%। अम्लीय वर्षा में H2SO4 कितना होता है? 60 से 70%। याद रखना, ज्यादा मात्रा कौन से अम्ल की होती है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की। और ये होता है नाइट्रिक अम्ल, इसे बोलते हैं सोरे का तेजाब। सोरे का तेजाब ये होता है लगभग 30 से 40%। ठीक है, और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। मुख्य तो दो गैसें हैं, एक तो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एक है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसें जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का तेजाब भी बोला जाता है, और इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। ये अम्लीय वर्षा में लगभग 60 से 70% होता है, तथा दूसरा अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल, जो लगभग 30 से 40% होता है। अब ये दोनों अम्ल बरसात के साथ जमीन पर आएंगे, तो ऐसी बरसात को हम क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन, तेजाब वाली वर्षा। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, आपसे दो गैसें पूछे कि अम्लीय वर्षा की दो मुख्य गैस कौन सी है, तो वो है SO2 और NO2। आपको अम्लीय वर्षा का अम्ल पूछे तो वो है H2SO4 और HNO3। H2SO4 और HNO3। उसके पश्चात आपसे पूछा जाए कि ज्यादा कौन सा होता है, तो मेन होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और कम कौन सा होता है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहां होती है, तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। कहां होती है? नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या हैं, अम्लीय वर्षा के साइड इफेक्ट क्या है। तो देखो, इसका पहला दुष्प्रभाव है पुरानी इमारतों का क्षतिग्रस्त होना। पुरानी इमारत व भवनों का क्षतिग्रस्त होना। क्षतिग्रस्त होना। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जलीय जीवों की मृत्यु। इससे क्या होती है? अम्लीय वर्षा से जलीय जीवों की मृत्यु। इसके अलावा हमें देखने को मिल सकता है जैसे ताजमहल का रंग पीला पड़ना। जो आगरा में ताजमहल है, ये ताजमहल का रंग कैसा पड़ रहा है? पीला। ताजमहल का रंग पीला पड़ना, पुरानी इमारतों का क्षतिग्रस्त होना, वनस्पति का नष्ट होना। अम्लीय वर्षा से वनस्पति क्या होती है? नष्ट होती है। इसके अलावा त्वचा के रोग, त्वचा व आंखों के रोग जैसे आंखों में जलन होना, ये सब देखने को मिलता है। और मृदा के पीएच में कमी आएगी। मृदा जो होती है ना, इसका पीएच होता है 7, इसके पीएच में क्या आएगी?
मृदा के पीएच में कमी। तो ये सब अम्लीय वर्षा के क्या है, दुष्प्रभाव है। तो एक बार इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा ऐसी वर्षा जिसके साथ कोई अम्ल उपस्थित हो, तो ऐसी वर्षा को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा को बोलते हैं तेजाब की वर्षा। अम्लीय वर्षा को बोलते हैं पत्थरों का कुष्ठ रोग। इसकी खोज की थी रॉबर्ट अगस्त स्मिथ ने। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, 5.6 से क्या होता है, कम होता है। मैंने एक ग्राफ के द्वारा बताया कि जो व्हीकल्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनका जो पोल्यूशन होता है, इसमें सल्फर के पार्टिकल्स, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो वायु में जाते हैं, और वायु में ये ऑक्सीजन से क्रिया करके एक तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये दोनों गैसें जलवाष्प से क्रिया करके दो प्रकार के अम्ल बनाती है, एक बनाती है H2SO4 और एक बनाती है HNO3। अब ये अम्ल बरसात के रूप में कहां पर आएंगे, वापस जमीन पर आएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा। ठीक है, इसके द्वारा भी आप समझ सकते हो H2SO, ये दो गैसें जलवाष्प से क्रिया की, एक बनेगा H2SO4 जिसे रसायनों का राजा या सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे गंधक का तेजाब भी कहा जाता है, और ये 60 से 70% अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा नाइट्रिक अम्ल, इसे हम सोरे का तेजाब भी कहते हैं, ये अम्लीय वर्षा में 30 से 40% पाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़े इसके दुष्प्रभाव क्या है, तो इसके दुष्प्रभाव है जलीय जीवों की मृत्यु हो जाएगी, त्वचा के रोग, आंखों के रोग होंगे, ताजमहल का रंग लगातार पीला पड़ता जा रहा है, पुरानी इमारत और भवन क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं, जलीय जीवों की मृत्यु हो रही है, वनस्पति धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ये सारी अम्लीय वर्षा के क्या है, नुकसान है। आपसे पूछे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है, तो हम बताएंगे कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। तो हमने पढ़ा अम्लीय वर्षा, याद रखना दो गैसें SO2 और NO2, पीएच मान याद रखना 5.6 से कम, और दो अम्ल याद रखना H2SO4 और HNO3। इससे ज्यादा कोई और इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। इसी में आगे चलते हैं, आगे आता है ओजोन परत अपघटन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ओजोन परत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सूर्य होता है, इस सूर्य से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं। कहां पर आती हैं, सूर्य की जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें ये कहां आती हैं, पृथ्वी पर आती है। ये अपना सन है, तो यहां से ये पराबैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं, तो बीच में क्या पाया जाता है, वायुमंडल के अंदर एक परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम ओजोन परत, और ओजोन को हम दर्शाते हैं O3 से। ये क्या करती है, 93%, समझना आप इसको, जो पराबैंगनी किरणें आएंगी उनको कितना परसेंट तक अवशोषित कर लेगी, 93%, तो इनको क्या कर लेगी, अवशोषित। और बाकी 7% ये कहां आनी चाहिए, पृथ्वी पर। पृथ्वी पे कितनी परसेंट आती है, केवल 7% आती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस की हम बात करें। अब ये यूवी रेज पृथ्वी पे क्यों आती हैं, क्योंकि यूवी रेज के द्वारा विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी के निर्माण में पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, जब हमारी स्किन पे सनलाइट गिरती है तो हमारी स्किन क्या उत्पन्न करती है, विटामिन डी। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। यूवी रे जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीवों को क्या करती है, नष्ट करती है। इसके अलावा जल का शुद्धिकरण करती हैं। जल का क्या करती हैं, शुद्धिकरण करती हैं। तो इन सभी के लिए पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी पे आना भी क्या है, जरूरी है। लेकिन अब आपको पता चाहिए ओजोन परत कहां पाई जाती है, वायुमंडल में जो समताप मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है, समताप मंडल में पाई जाती है। अब आपको पता है कि वर्तमान समय में एसी, एयर कंडीशनर व फ्रीज का उपयोग क्या होता है, ज्यादा। एसी फ्रीज में एक गैस आती है CFCl3, जिसे हम बोलते हैं फ्रियोन, या इसे ही बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे क्या बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये गैस क्या होती है, इस गैस में से Cl गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, Cl गैस, क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस किससे क्रिया करती है, ओजोन से। किससे क्रिया करती है, जाके ऊपर ओजोन से क्रिया करती है, और ये नवजात ऑक्सीजन का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण करती है, हम बोल सकते हैं ये नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है,
जिससे ओजोन परत क्या हो रही है, लगातार छिद्रित हो रही है, जिससे ओजोन परत लगातार क्या हो रही है, छिद्रित हो रही है। याद रखना, एक Cl का अणु, एक क्लोरीन का अणु O3 के ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ता है। कितने अणुओं को तोड़ता है? 1,00,000 अणुओं को तोड़ता है। और 1,00,000 अणुओं को तोड़ने से क्या होता है, इन अणुओं को तोड़ने से नवजात ऑक्सीजन बनती है, जिससे ओजोन परत लगातार क्या होती जा रही है, छिद्रित होती जा रही है। अब ओजोन परत जब छिद्रित होगी तो पृथ्वी पे ज्यादा मात्रा में क्या आएंगी, पराबैंगनी किरणें ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पे आएंगी। और जब पराबैंगनी किरणें ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पे आएंगी तो हमें उन्हें कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि यूवी रेज के कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं, कौन कौन से नुकसान होते हैं कि जब ज्यादा मात्रा में पराबैंगनी किरणें ओजोन परत के टूटने से पृथ्वी पे आएंगी तो हमें पृथ्वी पे क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा खतरा है जीवों के डीएनए व आरएनए में परिवर्तन। डीएनए व आरएनए में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे अनेक प्रकार के नए नए रोग देखने को मिलेंगे। दूसरा, जीवों का जो लार्वा होता है, जीवों का जो लार्वा होता है वो लार्वा भी क्या होता है, उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जीवों के लार्वा में परिवर्तन। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि इसके द्वारा त्वचा व आंखों का कैंसर होता है। त्वचा व आंखों का क्या होगा, कैंसर होगा। इसके द्वारा क्या होगा, शैवाल प्रस्फुटन, क्या होगा, शैवाल प्रस्फुटन होगा, जिससे जैव विविधता में क्या आती है, कमी आती है, जैव विविधता प्रभावित होती है। ठीक है, और अनेक प्रकार के नुकसान इनके द्वारा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमसे पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछे सर्वप्रथम ओजोन छिद्र किसने देखा, तो सर्वप्रथम ओजोन छिद्र फोरमैन ने देखा। किसने देखा था, फोरमैन ने निम्स सेवन उपग्रह की सहायता से। किसकी सहायता से देखा, निम्स सेवन उपग्रह की सहायता से अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन छिद्र देखा गया। कि एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था फोरमैन। फोरमैन ने सबसे पहले ओजोन छिद्र को अंटार्कटिका में निम्स सेवन उपग्रह की सहायता से देखा था। और कब देखा था, तो हम बताएंगे 1985 में। कि जो ओजोन छिद्र है इसको सबसे पहले किसने देखा, फोरमैन ने निम्स सेवन उपग्रह की सहायता से अंटार्कटिका में 1985 में देखा। सबसे अच्छी ओजोन दक्षिणी ध्रुव पे है। सबसे अच्छी ओजोन कहां है, सबसे अच्छी ओजोन दक्षिणी ध्रुव पर है। और सबसे खराब ओजोन, सबसे खराब ओजोन उत्तरी ध्रुव पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा ओजोन परत संक्षारण क्या होता है। देखिए दोबारा से समझ लेते हैं कि जो सूर्य से यूवी रेज आती हैं इनको वायुमंडल में एक परत पाई जाती है, इसको बोलते हैं ओजोन परत। ये अवशोषित करने का काम करती है। कहां तक कर लेती है, 93% तक ये अवशोषित करती है। बाकी को कहां भेजती है, पृथ्वी पे भेजती है। यूवी रेज का पृथ्वी पे आना क्यों जरूरी है, ये क्या करती है, विटामिन डी बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है और जल के शुद्धिकरण में भी क्या होती है, सहायक होती है। उसके पश्चात हमने पढ़ा कि जब ये हम वर्तमान समय में क्या है कि एसी फ्रिज का इस्तेमाल ज्यादा होता है और इनमें प्रशीतक के रूप में गैस काम में आती है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि एसी फ्रिज में ठंडा करने के लिए या प्रशीतक के रूप में कौन सी गैस काम में आती है, तो हम बताएंगे CFC, जिसका फॉर्मूला होता है CFCl3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन। इसमें जो ये Cl का अणु होता है ये ओजोन को तोड़ता है, जिससे क्या बनती है, नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और ये एक Cl का अणु ओजोन के लगभग 1,00,000 अणु को तोड़ रहा है। अब इनको तोड़ने से क्या हो रहा है कि पराबैंगनी किरणें ज्यादा मात्रा में कहां पे आ रही है,
पृथ्वी पे आ रही है। पहले तो क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि पहले ओजोन परत उनको सोख रही थी, अवशोषित कर रही थी। अब ओजोन परत बेचारी खुद ही क्षतिग्रस्त हो गई, तो ज्यादा मात्रा में कहां पे आ रही है यूवी रेज? पृथ्वी पे आ रही है। अब वो पृथ्वी पे जब आ रही है तो पृथ्वी पे आने से क्या हो रहा है कि जीवों के जो डीएनए आरएनए उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, जिसमें कई प्रकार के रोग सामने आ रहे हैं। इसके अलावा लार्वा में जो परिवर्तन होता है वो भी देखने को मिलता है। त्वचा व आंखों का कैंसर होता है, शैवाल प्रस्फुटन होता है, प्रदूषण बढ़ गया है, अनेक प्रकार की समस्याएं यूवी रेज के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। अब इसके बारे में आपसे पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले ओजोन छिद्र किसने देखा? तो फोरमैन ने सबसे पहले ओजोन छिद्र निम्स सेवन उपग्रह की सहायता से अंटार्कटिका में देखा। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि वो जो ओजोन परत होती है, ठीक है, ओजोन परत सबसे अच्छी कहां पे है? ओजोन परत सबसे अच्छी है दक्षिणी ध्रुव पे। और सबसे खराब ओजोन कहां है? तो सबसे खराब ओजोन है उत्तरी ध्रुव पे। ठीक है, तो हमने पढ़ा ओजोन परत अपघटन। इसके अलावा मैट्रियल प्रोटोकॉल, कगाली समझौता, ये 2-3 प्रकार के समझौते हैं जो आपको याद रखना है, जो ओजोन परत संरक्षण से जुड़े हुए हैं। एक तो मैट्रियल प्रोटोकॉल, पूछ ले किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से, है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में ये हुआ था, एक वहां पर एक वीना सम्मेलन, एक याद रखना आपको, वीना सम्मेलन, मैट्रियल प्रोटोकॉल और कगाली समझौता, ये ओजोन परत के संरक्षण से क्या है? संबंधित है। अब एक छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक एक और बचा अपना, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे हम बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ज्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ने का, छोटा सा टॉपिक है कि ग्रीन हाउस प्रभाव। सबसे पहले अमेरिका ने कांच के ग्रीन हाउस बनाए। ग्रीन हाउस क्यों बनाए? देखो, जैसे वनस्पति, कई वनस्पति ऐसी होती हैं, जैसे पौधे लगाए, इनको क्या चाहिए? एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए। तो सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया? कांच का ग्रीन हाउस बनाया। किसने बनाया था? जोसेफ फ्यूरियर ने। सबसे पहले ग्रीन हाउस किसने बनाया था? जोसेफ फ्यूरियर ने सबसे पहले बनाया। अभी जैसे इसके ऊपर क्या होगा? सनलाइट गिरेगी ना, तो सनलाइट गिरेगी तो ये हीट को अवशोषित करेगा, और हीट को अवशोषित करेगा तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे इनको जितना ग्रोथ के लिए एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं चाहिए, कि टेम्परेचर माइनस में हो जाए तो भी खतरनाक है, बहुत ज्यादा हो जाए तो भी खतरनाक है। इसलिए क्या किया? कांच के ग्रीन हाउस बना के पौधों की ताप की आवश्यकता को सबसे पहले पूरा किया गया। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये कैसे ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो रही है कि सूर्य का प्रकाश जैसे ही पृथ्वी, सूर्य की सनलाइट जब पृथ्वी पे आती है तो विकिरण के रूप में आती है। याद रखना कैसे आती है? विकिरण के रूप में आती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे किस विधि द्वारा आता है? विकिरण विधि द्वारा। अब इससे टकराएगी, टकरा के परावर्तन होगा, ये कहां पे? वापस ऊपर की ओर चली जाएगी, ऐसा होगा। अब ये क्या होगा? जब ऐसा होगा तो यहाँ पे पृथ्वी पे क्या होगा? ऊर्जा रुकेगी नहीं, उष्मा की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इसलिए हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में गैसों की एक परत पाई जाती है। गैसें क्या करती हैं? एक लेयर बना के रखती है। इसमें देखो 4 गैस होते हैं, याद रखना, एक तो CO2, एक CH4, एक CFC और एक NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसें क्या करती है? एक लेयर बना के रखती हैं। अब इस लेयर से जब ये रेज टकराएंगी, पृथ्वी पे आई किरणें और जाके किससे टकराई? इस परत से टकराई, तो ये परत क्या करेंगी? इस हीट को सोख लेंगी, और जब ये परत इस हीट को सोखेगी तो ये हीट वापस कहां आएगी? पृथ्वी पे आएगी। और ये हीट जब पृथ्वी पे आएगी, जिससे पृथ्वी पे एक अच्छा टेम्परेचर बना रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि जब सारी लाइट वापस चली जाएगी ना, तो यहाँ पे पृथ्वी पे टेम्परेचर में क्या आ जाएगी? बहुत ही कमी आ जाएगी। यदि ये नहीं होती ना, तो पृथ्वी का टेम्परेचर होता लगभग -18 डिग्री सेल्सियस। ये यदि गैसों का आवरण नहीं होता तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना होता? -18 होता, जिसपे जीवन यापन करना बड़ा ही क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। उस पे वनस्पति भी क्या हो जाती? नष्ट हो जाती। इसलिए ये क्या है? ये इस परत का पाया जाना भी जरूरी है। ठीक है, इस परत का पाया जाना भी क्या है? जरूरी। अब इसमें देखो 2 ही प्रश्न पूछते हैं कि ये परत में कौन कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा इसमें CO2, फिर CH4, फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस या हास्य गैस भी बोलते हैं। CH4 जिसे मीथेन बोलते हैं। ये जो अपने घास है, गोबर है, कीचड़ है, इन सब से क्या निकलती है? CH4 या मीथेन गैस निकलती है। CO2 आप जानते हो, कार्बनिक पदार्थों के पूर्ण दहन से CO2 गैस का निर्माण होता है। ये सब गैसें क्या करती है? इनको रोकती है। अब लेकिन हो क्या रहा है? वर्तमान समय में CO2 का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है।
अब CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा मात्रा में इस प्रकाश को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। अब ज्यादा यहाँ पे प्रकाश को रोका जा रहा है, जिससे पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा जिससे क्या होगा, हिम नदियां पिघलेंगी, जो बर्फ की नदियां हैं वो क्या होंगी, पिघलेंगी, ग्लेशियर पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियां पिघलेंगी तो उनका पानी कहां जाएगा, समुद्रों में जाएगा, और उनका पानी समुद्र में जाएगा तो उसके आसपास के जो लोग हैं, जो तटीय इलाके हैं वो डूबेंगे, और डूबेंगे तो क्या होगा, जान माल की हानि हो सकती है। ठीक है, तो आपको इसमें एक तो याद रखना है कि कौन कौन सी गैस, CO2 सबसे ज्यादा, फिर कौन सी CH4, फिर कौन सी CFC और N2। प्रश्न आता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव करने वाली गैस नहीं है, इसमें आपको ऑक्सीजन जरूर देगा, क्योंकि सबको पता है वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती है, तो आपको वो जवाब नहीं देना है। ये चार नाम याद रखने, CO2, CH4, CFC और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये वाली गैस से क्या करते हैं, लेयर बना के रखते हैं टेम्परेचर को रोकने के लिए। पूछे कि जब ये लेयर नहीं होगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना होगा, -18 डिग्री। अच्छा, पूछे कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत टेम्परेचर कितना है, एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब वर्तमान में क्या हो रहा है, व्हीकल ज्यादा हो गए, पोल्यूशन ज्यादा हो गया, तो कार्बन के पार्टिकल्स ज्यादा बन रहे हैं। कार्बन के पार्टिकल्स ज्यादा बन रहे हैं तो ज्यादा सोख रहे हैं ईंट को, ज्यादा ईंट को सोख रहे हैं तो पृथ्वी का तापमान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और सबसे ज्यादा कौन सी गैस, CO2, उसके बाद CH4, उसके बाद CFC और उसके बाद N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि व्हीकल्स का कम इस्तेमाल करें, CO2 का उत्पादन कम हो, इसके लिए देश बड़े स्तर पे भी इसके ये कई प्रकार के सम्मेलन इसमें आयोजित किए जा रहे हैं, और अधिक से अधिक क्या लगाएं, पेड़ लगाएं, जिससे पर्यावरण क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए, एसिडिक रेन, ग्रीन हाउस प्रभाव, और एक मैंने आपको पता है ओजोन परत अपघटन। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों में से किसी ना किसी एक का प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है, तो आप इनको ढंग से पढ़ ले। कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।